हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का राज लिमिटलेस क्लासेस में। मैं हूं राज और ये जो चैनल आप लोग देख रहे हो ये चैनल 10th क्लास के केसी सिन्हा, भारती भवन और एनसीईआरटी के सारे फुल कोर्स का वीडियो इस पर आपको मिलेगा। इसके लिए चैनल बनाया गया है। जो बच्चे मैथमेटिक्स में वीक हैं उनके लिए ये चैनल बनाया गया है। इस चैनल में आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस के सलूशन समझाए जाएंगे। सारे के सारे चैप्टर्स का एक एक पॉइंट का इंट्रोडक्शन वीडियोस दिया जाएगा और मैं ट्राई करूँगा कि 11th क्लास और 12th क्लास की भी वीडियोस उसके कोर्सेज़ की वीडियोस इस चैनल पर डाली जाए। उसे बनाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा बट हैव पेशेंस गाइज। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा वीडियोस डालने के लिए। और अभी हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। उसका इंट्रोडक्शन का ये वीडियो है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस का वीडियोस के पार्ट 2 में जाएंगे। ओके गाइज, हमारा चैप्टर 1 है। इसका नेम है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर में हम लोग इस कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन जानेंगे कि वास्तविक संख्या होती क्या है, वो उसके प्रकार क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम लोग कुछ थोड़ा सा बेसिक चीज़ जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संख्या रिलेटेड है और उसका प्रकार रिलेटेड है संख्या पद्धति से। हम लोगों ने अगर आप लोग होंगे तो आप लोग इसको 9th क्लास में, 8th क्लास में, मतलब मैथमेटिक्स से स्टार्ट हुआ है उसी टाइम से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं, संख्या पद्धति को, नंबर सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ब्रीफ जानकारी दूंगा इसके बारे में, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ये सब जो लिखा हूँ मैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये सब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब से मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट किए हैं तब से हम लोगों ने भाग देना, गुना करना, जोड़ना, ये सब करना हम लोगों ने सीखा है। बस जो हम लोग भाग देते हैं बस उसी को इसने क्या किया, एक दूसरे तरीके के नेम से लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। विभाजन मतलब भाग देना, और यूक्लिड है कोई वैज्ञानिक का नाम होगा, उसके अनुसार से यहाँ पे लिखा गया है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर से एग्ज़ाम में ओनली 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो ये नहीं सोचना है कि इससे सिर्फ 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो हम लोग जिससे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा जिस चैप्टर से, उस चैप्टर पे फोकस करते हैं। ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में एक स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स पढ़ता है उसके माइंड में हमेशा ये सोच होनी चाहिए कि हमारा एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 लाना है। तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट चैनल है और इस चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी सोल्यूशंस मिलेगी। ठीक है गाइस, तो हम लोग अपने पहले जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। इंट्रोडक्शन का पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या होती क्या है। तो वास्तविक संख्या, इसको हम लोग रियल नंबर्स भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। तो रियल नंबर्स सुनने में ही ऐसा लगता है कि रियल मतलब जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जितने भी नंबर्स को 1 2 3 4 -3 -2, जितने भी नंबर्स हैं जो हम अपना डेली लाइफ में मैथमेटिक सोल्यूशन में, कैलकुलेशन करने में, कहीं पे भी यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे वास्तविक संख्या के अंडर में आती है। सारे के सारे वास्तविक संख्या के अंदर है। तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं वास्तविक संख्या के। जैसे मैंने बताया 1 2 -3 -4, √3, √2, स्क्वायर रूट ऑफ 4, नो नॉट स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 का निकल जाएगा 2 होगा उसका, मैं बताऊँगा कैसे। तो ये सारे वास्तविक संख्याएँ थी हमारी। अब वास्तविक संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, जिसको वास्तविक संख्या बहुत सारे हो जाते हैं तो इसीलिए क्या किया गया कि किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग अलग करके रखते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी होती है, पढ़ने में आसानी होती है उस चीज़ को, या फिर समझने में। तो वास्तविक संख्या को भी 2 तरीके से बांटा गया है। क्या क्या है वो। तो वास्तविक संख्याएं ये आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा, मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ थोड़ा सा, बस ब्रीफ इंफॉर्मेशन इसके लिए। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो भाई अब क्वेश्चन उठता है, ये परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। मैथ इसी का नाम है। कुछ भी एक भी आप स्टेप आगे बढ़ोगे एक नया चीज़ आपके माइंड में आ जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, ये क्यों आया।
देन वास्तविक संख्या तो हम लोग को जान गए, डेली लाइफ में हम जितने भी नंबर्स यूज़ करते हैं वो सारे वास्तविक संख्या के अंडर हैं। तो अब वास्तविक संख्या के अंदर दो चीज़ है, दो संख्या आती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या है, तो चलिए परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिस भी संख्या को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा q का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो अब भाई ये p/q क्या है, जैसे मैंने पहले बोला था हर एक स्टेप में एक नया क्वेश्चन आएगा सामने। अब बोलेंगे ये p/q क्या है, तो ये p/q का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा अंश हर, नीचे वाले को हम लोग हर बोलते हैं, ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, ये पढ़ा है ना। तो जस्ट यही है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लो, जैसे 4/3, तो ये क्या है हमारा p/q फॉर्म में है, ठीक है। इसको p बोलेंगे, इसको q बोलेंगे। तो ये जो हमारा है ये किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में, मतलब ये अंश बाय हर फॉर्म में, और हर हमारा क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो q यहाँ पे क्या है 3 है, हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या का और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ है, जैसे अगर हम पॉइंट में आता है परिमेय संख्या, अगर इसको हम भाग दें, अगर पॉइंट में पूछा जाए, वो हम लोग एक्सरसाइज जब 1.4 में जाएंगे तब वहाँ पे ये वाले सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको हम 1.4 में देखेंगे कि ये पॉइंट में परिमेय संख्या कितना होता है, क्या होता है। अभी फिलहाल परिमेय संख्या में इतना जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या दिखता कैसा है, उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो परिमेय संख्या को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस अंश बाय हर देखना है, वो बाय फॉर्म में होगा, और q जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा है 1/0 या फिर 2/0, तो ये क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है, नॉट द फॉर्म ऑफ p/q। p/q के फॉर्म में तो है, लेकिन q क्या है यहाँ पे, q इक्वल टू 0, और हमारा क्या बोलता है परिमेय संख्या कि q 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो q 0 है, तो ये हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है 2/0 की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं अपरिभाषित, इस चिन्ह को बोलते हैं अपरिभाषित। ये जो आपका होता है ये होता है अनंत का चिन्ह, और ये होता है अपरिभाषित का चिन्ह। तो 2/0 यहाँ पे क्या है, अपरिभाषित है। अगर ऊपर 0 और नीचे 2 रहता तो इसको हम क्या कर सकते थे, बोल सकते थे ये क्या है, p/q फॉर्म में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे p 0 है, हमारा 0 क्या नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर p 0 है, ऊपर वाला अंश अगर 0 में है, तो हमारा ये परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या क्या है, जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, जस्ट इसका उल्टा। जैसे बहुत चीज़ों में हम लोग जब अंतर पढ़ते हैं तो क्या होता है, कोई भी चीज़ में हम अंतर पढ़े कि इन दोनों के बीच क्या अंतर है, तो जो ये होता है उसका जस्ट उल्टा होता है उसका दूसरा चीज़। तो जस्ट परिमेय संख्या का उल्टा है अपरिमेय संख्या, जो p/q के फॉर्म में नहीं है, जो p/q के फॉर्म में नहीं है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो क्या नहीं है, तो भाई हमारा √3। तो √3 यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको √3/1 भी तो लिख सकते हैं, ये तो हमारा परिमेय संख्या हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को इतना तो पता है ना कि बटे के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 है, अगर 1 रहता तो हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये परिमेय संख्या क्यों नहीं हुआ, अपरिमेय क्यों हुआ। तो यहाँ एक और बात ध्यान में रखनी जरूरी है, जो मैं अभी आपको तीसरा नंबर टॉपिक में समझाऊंगा, संख्या पद्धति में। इसलिए मैंने इस टॉपिक को, ये आपके फर्स्ट चैप्टर में 10th क्लास में नहीं दिया हुआ है संख्या पद्धति के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ इसी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि √3 अपरिमेय संख्या है, √2 अपरिमेय है, √5 अपरिमेय है, लेकिन कैसे अपरिमेय है, इसको मैं बोलूँगा ये परिमेय है, क्योंकि मैं इसको बाय1 p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, अंश बटे हर में मैंने लिख दिया ये, और ये गलत भी नहीं है, ये सही है। लेकिन ये अपरिमेय क्यों है, ये परिमेय क्यों नहीं है, तो इसका जवाब आपको यहाँ पे संख्या पद्धति में मिल जाएगा। तो संख्या पद्धति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इसका आंसर मैं उसी में दूंगा, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे चुना, इसका थोड़ा मोड़ा जानकारी के लिए, ठीक है गाइस। तो हम लोग अभी संख्या पद्धति की तरफ जाते हैं। तो संख्या पद्धति में क्या है, हम लोग संख्या पद्धति में पहले टॉपिक लिख लेता हूं, संख्या पद्धति, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ओके गाइस, नंबर सिस्टम। तो संख्या पद्धति में हम लोग पहला पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, और ये हम n से इसको सूचित करते हैं प्राकृत संख्या को। तो प्राकृत संख्या कहते किसको है, ये माइंड में तुरंत क्वेश्चन आएगा।
तो ध्यान से सुनना, सिंपल तरीके से बताता हूँ कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या बोला जाता है। हम लोग जो गिनती गिनते हैं ना, कहाँ से स्टार्ट होती है गिनती? 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरा कहाँ तक जाएगा? इसका कोई अंत नहीं है, मतलब ये अनंत है। तो हमारा प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट हुआ? 1 2 3 4 5, इसी ढंग से क्या हुआ? ये चलता चला गया और कहाँ तक गया? तो अनंत तक गया। ठीक है, ये हमारा अनंत तक चला गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो इसका सिंपल परिभाषा क्या हो गया कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। अब हमारा 2 नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। 2 नंबर क्या है? पूर्ण संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या है? तो इसका भी मैं इजी डेफिनेशन देता हूं। गिनती की संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है और गिनती की संख्या को हम प्राकृत बोलते हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या को क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। गिनती की संख्या हमारे 1 से स्टार्ट हुई, लेकिन गिनती की संख्या में अगर 0 ऐड हो जाए, अगर 0 से स्टार्ट हो गिनती की संख्या, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो बस यहाँ पे 0 लगा देना है और सेम चलता रहेगा, ये बट डॉट 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 ये चलता रहेगा। 5 लिख सकते हो, 6 आगे बढ़ते जाएगा पूरा, या अनंत तक पूरा चलते चला जाएगा। बस क्या किया हम लोग? गिनती की संख्या में इतना ऐड कर दिए। तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है, क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या हो सकती है? जरूर हो सकती है, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्या है सब पूर्ण संख्या के अंडर में आ जाता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अनंत तक चलते जा रहा है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। क्यों? तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसका सारा ये जो जितना चीज मैंने लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये तो आपको प्राकृत संख्या में मिल जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं मिलेगा। इसी कारण से प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है गाइस, तो हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरे नंबर में हमारा है पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसको हम आई से सूचित करते हैं। और यहीं पे आपका अपरिमेय संख्या का वो जो मैंने वहां पीछे बताया था कि अपरिमेय संख्या √3/1 जो मैंने लिखा था कि ये परिमेय के रूप का होते हुए भी अपरिमेय क्यों है, इसका आंसर आपको यहीं पे मिलेगा पूर्णांक संख्या में। इसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? हमारा नंबर्स लाइन हम लोगों ने पढ़ा था 8 क्लास, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोगों ने। 8 क्लास 9 क्लास 7 में सब में पढ़ा था नंबर लाइन। यहाँ पे 0 रहता है आपका, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर रहते हैं, धनात्मक संख्या रहती है, और आपका लेफ्ट साइड में क्या था? बाएं साइड में ऋणात्मक संख्याएं रहती है। तो नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर जितनी भी यहाँ पे नंबर्स लिखे रहते हैं, जितनी भी संख्याएं लिखी रहती है, वो हमारी क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। तो ये जो इधर जा रही है, ये तो कहाँ तक चली जाएगी? इसका कोई छोर है नहीं है। -3 4 -5 -6 -7 कितना ज़्यादा जाएगा? तो ये कहाँ तक चली जाएगी? माइनस अनंत तक चली जाएगी। और ये कहाँ तक चला जाएगा? प्लस अनंत तक चला जाएगा। तो हमारा पूर्णांक संख्या यही हुआ, माइनस अनंत डॉट 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 -3 2 इतना 5 डॉट 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 प्लस अनंत। तो ये हमारा पूर्णांक संख्या है। और हमारा परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या भी होना चाहिए। ये कहीं भी बुक में नहीं लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या में, केवल बुक में आपको मिलेगा कि परिमेय संख्या क्या केवल p/q के रूप का होना चाहिए, अंश बटे हर होना चाहिए, और हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना ही देखने को मिलेगा। किसी भी चैनल पे, कहीं भी यूट्यूब पे आप खोजोगे तो यही चीज़ मिलेगा। लेकिन ये चीज़ कोई नहीं बताएगा कि परिमेय संख्या होते हुए भी √3 अपरिमेय क्यों है। अपरिमेय इसीलिए भी है, आपको एक्सरसाइज 1.4 जब पढ़ाऊंगा तब पता चलेगा एक और शर्त इसकी अपरिमेय होने की। लेकिन यहाँ पर अपरिमेय होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा √3 जो है एक पूर्णांक नहीं है। और हमारे परिमेय संख्या में जितनी भी चीज़ें होती है 2/3 -2/1 -3/3 जितनी भी है, वो सारी क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। और पूर्णांक संख्या होने के कारण ही वो परिमेय है। और अपरिमेय में पूर्णांक संख्या नहीं होने के कारण वो अगर p/q फॉर्म में लिख भी देते हैं उसको, तो वो अपरिमेय होता है। ये सबसे बड़ा रीज़न है अपरिमेय होने का। और जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहाँ पर पढ़ेंगे शांत और अशांत दशमलव में जाएंगे, वहाँ पे हम लोग डेसिमल फॉर्म में पढ़ेंगे, तब हम लोग को आगे पता चलेगा कि और क्या शर्तें हैं उसके अपरिमेय होने की। अभी आपको एक पता चल चुका है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। हम लोग चौथे नंबर पे जाते हैं,
परिमेय संख्या, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। संख्या पद्धति में आपका परिमेय संख्या भी आता है, तो इसको अभी बताने की ज़रूरत मुझे नहीं है क्योंकि मैंने इसको बता दिया है। इतना बताता हूँ, परिमेय संख्या आपका रैशनल नंबर है, आर से सूचित करेंगे इसको, ठीक है। और आपका 5 नंबर है अपरिमेय संख्या। ओके गाइस, फिर आपका 6 नंबर में आता है, ये भी मैंने समझा दिया है पीछे आपको दोनों में। अब 6 नंबर आपका आता है सम संख्या। ये तो बहुत इजी है, सम संख्या। जो संख्या क्या है, 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब 2 से जैसे हम 4, 2 दूनी 4, शेषफल कितना आया 0। अगर 2 से भाग देने पर जिस चीज का शेषफल 0 आ गया तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। तो इसमें हमारा सम संख्या में एग्जाम्पल क्या हो जाता है, 2, 4, 6, 8, 10, इसी ढंग से बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब हमारी सम संख्या है। जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, शेष 0 बचे, तो वो सम संख्या हो जाती है, जिसको हम लोग इवन नंबर भी बोलते हैं। और विषम संख्या किसको बोलेंगे हम लोग, ऑड नंबर, जिससे अगर हम 2 से अगर हम भाग लगाएं तो वो क्या होगा, 2 से भाग लगाने पर शेषफल 1 बचेगा, तो वो क्या होती है, विषम संख्याएं होती है। तुम्हारा 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारी क्या है, विषम संख्या के कैटेगरी में आता है। जैसे यहाँ पे 3 है, 2 से 3 को डिवाइड किए, 2 एकम 2, शेषफल कितना बचा, 1 बचा। इसी कारण से ये सब हमारी क्या होगी, विषम संख्याएं होगी, ठीक है गाइस। तो हम लोग अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारा है कितना नंबर हो गया, 8 नंबर। तो 8 नंबर है हमारा अभाज्य संख्या। हम लोग जो नेक्स्ट नीचे में पढ़ने वाले हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में, ठीक है गाइस। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है वैसी संख्या, ध्यान से सुनना गाइस, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड, मतलब अगर वो सिर्फ 1 से और स्वयं से ही विभाजित होगा, मतलब अगर भाग दिया जाए उस संख्या को तो वो सिर्फ 1 से और वो खुद से ही कटेगा। जैसे हमारा 2 ले लो, 2 किस किस पहाड़ा में आता है, हमारा 1 में तो सब कोई आएगा और 2 खुद में आता है, 2 एकम 2, और इसके अतिरिक्त और किसी में आएगा नहीं आएगा। तो ये जो इसमें क्या है, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर, जिसका गुणनखंड 1 और खुद वही संख्या हो, तो वो हमारा अभाज्य संख्या होता है। जैसे देखो 3 ले लेते हैं, 1 खुद वही संख्या और किसी पहाड़ा में है 3 नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। अब जैसे देखो 4 में 1 का भी है, 2 में भी आता है और खुद 4 में भी आता है, इसके कितने हो गए, ये 1 में भी आया, 2 में भी आया, 4 में भी आया, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, 1 से और खुद से जो विभाजित होगा वही अभाज्य संख्या होगा। लेकिन ये तो किसी और से विभाजित है, 2 से भी विभाजित है, तो ये गलत है। तो ये हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अभाज्य संख्या क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2, 3, 5, 7 और क्या है 11, 13, इसी ढंग से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। समझ में आ गई गाइस। और अगला है भाज्य संख्या, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या होता है, सेम इसका उल्टा होगा, अभाज्य और भाज्य, बस उसमें अ लगा उल्टा हो जाएगा, इसका भाज्य उसका उल्टा हो जाएगा। ये जैसे अपरिमेय परिमेय, जस्ट अ लगने से उल्टा हुआ। तो भाज्य संख्या क्या है, यहाँ पे जस्ट हम लोग क्या करेंगे, उसका उल्टा कर देंगे। यहाँ पे क्या था कि 1 से और खुद से जो विभाजित होगा वो अभाज्य होगी, और भाज्य क्या है, जो 1 से, खुद से और दूसरे संख्या से भी हो जाए। जैसे हमारा 4, जैसे मैंने वहाँ बताया 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, खुद से विभाजित है। जैसे हमारा हो गया 6, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी है, खुद से भी है। जैसे हमारा हो गया 8, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। तो ये सब क्या है, 1 के अतिरिक्त और खुद के अतिरिक्त दूसरे संख्या से भी विभाजित है। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो गाइस नंबर सिस्टम यहीं तक था, और भी काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, सहभाज्य संख्या और भी कुछ सारे संख्या होती है, बहुत सारे संख्याएं हैं, लेकिन जो इस चैप्टर के लिए ज़रूरी है, जो इस चैप्टर में जितने चीज़ दिए गए हैं उसके लिए ये काफ़ी है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है,
तो सबसे मेन हमारा अब यही हो जाता है जानना, क्योंकि हम लोग इसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टॉपिक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ये एक भाग के तरीके का ही होता है। हम लोग जैसे बचपन में पहले भाग का क्रिया किया करते थे, सेम चीज़ वही है। जैसे यहाँ पे भाग करते थे, 2 से क्या किए हम 3 को भाग दिए, एक बार में लगा और यहाँ पे शेषफल 1 हो गया। बस इसी के बारे में एक जानकारी दी गई है और इसको इतना बड़ा नाम दे दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, कोई यहाँ डरने की बात नहीं है, काफ़ी ईजी टॉपिक है और बहुत आसानी से ख़त्म हो जाएगा। आप लोग बस चैनल के साथ बने रहो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो गाइस। देन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? तो इसमें क्या होता है, 2 धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्या क्या होगा वो? ए होगा और बी होगा। ए और बी 2 धनात्मक पूर्णांक होता है, मतलब ये दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पूर्णांक को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, धनात्मक को पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, अगर 2 धनात्मक पूर्णांक है तो एक ऐसी पूर्ण संख्या भी संभव है जिसको ये सिद्ध करेगा। देखो, एक यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया जाता है यूक्लिड विभाजन में, a = bq + r। ये हमारा एक फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला में a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, तो ये सब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि a क्या होता है, b क्या होता है, q क्या होता है और r क्या होता है। तो a यहाँ से समझते हैं गाइस, ये जो हमारा होता है बीच में जो रहता है हमारा भाज्य, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, a बोलते हैं। और ये जो हमारा होता है जिससे हम भाग लगाते हैं, जिसको हम लोग भाजक बोलते हैं, वो क्या होता है, b होता है। और यहाँ जो आपका ये वाला बचा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल बोलते हैं, ठीक है गाइस। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, q, क्वाइंटेंट। और नीचे जो हमारा शेष बचा है, शेषफल, उसको क्या बोलते हैं, r, रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी से एक फॉर्मूला बना है हम लोग को प्रूफ करने के लिए। जैसे अगर यहाँ पे a है, अगर हम लोग यहाँ पे रख दें, 3 रखे यहाँ पे, b का वैल्यू क्या है, 2, क्वाइंटेंट कितना है हमारा, भागफल कितना है, 1 रख दिए, ये गुना में है दोनों, r कितना है, 1, ये 3 का 3 रहने देते हैं, 2 एकम 2 हुआ और प्लस 1, 3, 2 1 3। देखो दोनों का दोनों इक्वल है, मतलब क्या है, हमारा भाग जो है बिल्कुल सही हुआ है। बस इसी को सिद्ध करने के लिए कि हमारा भाग यहाँ सही बना है कि नहीं बना है, उसी के लिए यूक्लिड ने एक क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट किया, a = bq + r, b × q + r। ये इंटू के फॉर्म में है, गुना के फॉर्म में है। बस इसी को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, और कोई खास बात यहाँ पे नहीं है। और ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे a और b जो है वो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। q आपका भागफल है, r आपका शेषफल होगा। बस यही यहाँ पे प्रूफ करना है और कोई बड़ी बात नहीं है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, ठीक है गाइस। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का तरफ जाते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ओके गाइस, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, अब ये क्या है? तो गाइस यहाँ पे भी सेम विभाजन का जब बात आ गया है, बस वहाँ पे क्या था, प्रमेयिका था, सिद्ध करना था। प्रमेयिका का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को सिद्ध करना, जिस चीज़ का उपयोग करके हम किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं, बस उसी को प्रमेय कहते हैं। और यहाँ पे एल्गोरिदम है, मतलब यहाँ पे हम लोग कुछ काम करेंगे। अब यहाँ पे विभाजन है, विभाजन का मतलब क्या होता है, भाग देना। विभाजन मतलब बांटना होता है ना, बोलता है कि इसको विभाजित कर दिया, इस राज्य को यहाँ पे विभाजित किया गया, इधर से किया गया, मतलब क्या, बांट देना। किसी भी चीज़ को 2 मतलब अलग अलग भागों में बांटना ही हमारा विभाजन कहलाता है। तो यहाँ जैसे हम लोग भाग करते हैं, तो भाग करने से क्या होता है, जो चीज़ बीच में रहता है हमारा भाज्य, वो क्या होता है, टूटता है, ठीक है। तो वो टूटता है मतलब क्या, बंटता है, तो उसी को विभाजन बोलते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम एक तरह का भागी है। इसका हम लोग यूज़ करके क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। ये HCF का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
महत्तम समापवर्तक। हम लोगों ने पढ़ा है एलसीएम के बारे में पढ़ा है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन में अब एचसीएफ के यूज करेंगे, मतलब एचसीएफ निकालने का तरीका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम देता है। इसका फॉर्मूला यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और सेम फॉर्मूला जो पीछे प्रमेयिका में दिया हुआ था A = BQ + R, उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करके यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे और भाग की क्रिया के द्वारा भाग करेंगे और उसको उस फॉर्म में लिखेंगे। लिखने के बाद फिर अगला काम करेंगे, मैं अभी बताऊंगा, और जब एक्सरसाइज आएगी उसमें अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप, कि कैसे सारा काम करना है, कैसे एचसीएफ निकालते हैं। बस यहाँ पे मैं एक ब्रीफ जानकारी दे देता हूँ। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि महत्तम समापवर्तक क्या है, सबसे बड़ी संख्या है जो किसी भी दिया हुआ संख्या को पूरे तरीके से क्या करता है, विभाजित कर देता है। पूरे तरह से विभाजित करने का मतलब क्या है कि शेषफल हमारा 0 नहीं बचेगा। हमारा भाग जो हम लोग देते हैं, अगर हम लोग जैसे भाग दिए 2 से 5 को, तो 2 दूनी 4 किए 1, हमारा क्या यहाँ पे शेषफल 1 बच गया। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, हमारा महत्तम समापवर्तक, वो भागफल को जब तक 0 नहीं करेगा तब तक वो भाग की क्रिया चलते ही रहेगी। जब भाग का यहाँ पे शेषफल आपका भाग करने पे 0 हो जाएगा, वही आपका महत्तम समापवर्तक होगा जो उसको भाग करके 0 करेगा। इसका हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे अभी, ठीक है गाइस। अभी एग्जाम्पल देकर के मैं अच्छे से आपको बता देता हूँ कि कैसे होगी सारा कुछ। तो यहाँ पर जैसे मैं बता देता हूँ, 78 एक लेते हैं, 78 और लेते हैं 980। दो धनात्मक पूर्णांक a और b होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, इसको a किसको मानेंगे, जो बड़ा होगा, ठीक है। हमेशा a क्या होता है, बड़ा होता है। तो a यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 980 को, और b ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग 78 को। अब क्या करना है, 78 से क्या करेंगे हम लोग, हमेशा छोटा से बड़ा को भाग देते हैं। 980 हम लोग भाग देंगे, ओके गाइस। देन यहाँ पे एक बार में हम लोग आते हैं 78, 0 2 20 आया, ठीक है गाइस। यहाँ पे 0 उतरेगा, और 78 दूनी कितना होता है, 156, ठीक है गाइस। 10 लेंगे, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 44 बचेगा। अब इसको कैसे लिखना है वो समझते हैं। हमारा जो फॉर्मूला था, a पहले यहाँ पे आएगा, फिर आएगा b, फिर हमारा आएगा q, फिर आएगा हमारा शेषफल r। ये है a = BQ + R। सेम फॉर्मूला यूज किया और ऐसे यहाँ पे लिख दिए। शेषफल हमारा क्या हुआ, 0 नहीं आया। तो अब इसी शेषफल से हम लोग क्या करेंगे, उस भाजक को फिर से भाग देंगे। कैसे देंगे, यहाँ देखते हैं कितना शेषफल आया है, 44 शेषफल आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी 44 से भाजक a को, जो हमारा 28 है, उसको भाग देंगे। जब तक 0 नहीं आया था भाग देते रहना है। तो एक बार में फिर से लगाएंगे हम लोग 44, 4 3। अब भाग नहीं लगेगा, रहने देते हैं। फिर से लिखेंगे हम लोग वैसे। यहाँ पे आ गया भाज्य a, भाजक 44, 1 और 34। फिर से वही वाला फॉर्मूला पे बैठ गया ये BQ + R पे। फिर से यहाँ देखिए 0 हमारा नहीं आया है, तो फिर हम भाग देंगे। एक बार में लगा, 10 आया, फिर से उसी ढंग से लिखना है। सेम आपका यहाँ पे क्वेश्चंस जो हम लोग जाएंगे अब एक्सरसाइज में, तो हमारा क्वेश्चंस ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे फिर 10 से 34 को देना है। देखिए हमारा अभी तक शेषफल 0 नहीं आया है। तो इसका एक इजी ट्रिक भी है करने का, ये मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ समझाने के लिए सिर्फ आपको गाइस कि कैसे ये बनता है, कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। और इसका लेकिन जब मैं क्वेश्चन में जाऊँगा, क्वेश्चन आंसर्स में, तो उसका एकदम से ईजी ट्रिक बताऊँगा जो बहुत ही सिंपल होने वाला है गाइस। तो वीडियो को ज़रूर देखते रहना, सपोर्ट करना गाइस, मैं आगे और भी वीडियोस अच्छी बना पाऊँ। सॉरी, यहाँ पे 10 होगा, 8 हो गया। अभी भी हमारा भागफल शेषफल जो है 0 नहीं आया है। और अब क्या करेंगे हम लोग, लाइन लेते हैं, इधर लिखता हूँ मैं। हमारा शेषफल 2 है, इससे भाग देना है यहाँ के भाजक को। इस बार गाइस क्या होता है, हमारा शेषफल 0 आ जाता है। तो हमारे शेषफल को 0 किसने किया, भाजक 2 ने। तो हमारा यहीं पे HCF पता चल जाएगा कि HCF ऑफ कितना का निकाल लेते हैं, 78 980।
78,980, इसका क्या हो गया HCF 2 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में यही समझाया गया है कि HCF को हम लोग कैसे उसके फॉर्मूला से सारा कुछ करके निकाल सकते हैं। और इसका बहुत ही सिंपल मेथड भी है निकालने का, इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया कि कैसे ये सारा कुछ बनता है, और उतना ये ज़रूरी है नहीं गाइज। ओके, देन इसके बाद एक और टॉपिक बच जाती है जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। उसको गाइज हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी बन चुकी है गाइज, ऑलरेडी 30 मिनट्स या 31 मिनट्स की वीडियोज़ हो चुकी है गाइज। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि ये आपका चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन था। एक्सरसाइज 1.2 में आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय आएगा, तो मैं उसको उस चैप्टर में पार्ट 3 में आपको उसके बारे में पूरे अच्छे से समझाऊंगा कि उसके बारे में है क्या, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। अभी जितनी बेसिक जानकारी मैं दे सकता था, जितनी मैं समझा सका आपको, मैंने उतना समझा दिया गाइस। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो मुझे सपोर्ट करो गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो गाइस, और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो गाइस, क्योंकि आपका शेयर करना, आपका लाइक करना ही मुझे मोटिवेट करेगा नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए गाइस। ओके, थैंक यू गाइस।